हेलो फ्रेंड, द ज्ञानपूर्ण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मात्र 30 दिन बचे हुए हैं और आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए, आज मैं आपको ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स आपको करवाऊंगा। तो वीडियो पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं ना छूटे। तो देख लीजिए कि मैं आपको क्या क्या टॉपिक बताऊँगा। जो भौतिक विभाजन में भारत के प्राकृतिक प्रदेश, सीमावर्ती देश और बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, ये आप जान लीजिए। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, सारे टॉपिक्स को मैं करवाऊंगा। पर्वत चोटी, दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत चोटी, और बिल्कुल ही आपको कॉन्सेप्ट एक बार अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल ही सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। तो चलिए, मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट करूँगा, चूँकि आप लोगों ने कहा था कि सर सेकेंड टॉपिक लेके आइए, तो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए देखिए क्या है। तो सबसे पहला है कि भारत के प्राकृतिक जो प्रदेश हैं, तो प्राकृतिक प्रदेश जो हैं उसमें जो है वो भारत से उद्बंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है उत्तर की ओर। जी हाँ, आपको पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है, यह जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी जो अपना जो भारत है, ये आपको पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा, सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए कि पूरा चुंबकीय क्या है। तो पूरा चुंबकीय अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टान हो गए, उसके बाद अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। तो विज्ञान की वह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन के बारे में बताती है। तो इस चीज़ को आप समझ में आ गया होगा। तो ये जो कहने का मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हो विशाल भूखंड, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। तो आप बोलोगे सर गोंडवाना लैंड क्या है, नहीं है? तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझिए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो आप एरिया देख रहे होंगे, तो इस एरिया में ये पहले जो हिस्सा था, ये जो इंडिया का जो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, तो ये वाला हिस्सा पहले जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यानी ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया होगा, ये सब जो है एक गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, यानी सब मिला हुआ था। ठीक है, बाद में इसमें बिखरा हुआ। ठीक है, लगभग ये अगर बात करें तो 200 लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व की ये बातें हैं, में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड के अनेक टुकड़े हुए। इस संवहनीय धारा द्वारा गोंडवाना लैंड के अनेक टुकड़े हुए। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होकर तो किधर खिसका? तो मान के चलिए ये प्लेट है, ठीक है, तो ये प्लेट है, तो ये प्लेट किधर खिसका? तो ये प्लेट आपको उत्तर की ओर खिसका। देख लीजिए, तो ये प्लेट था और ये प्लेट किधर खिसका? उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर ये खिसक गया, तो इसीलिए ये आपका आंसर उत्तर की ओर होगा। हम समझ सकते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। चलिए आगे आगे ये है कि भारत भारत विभाजित है। तो भारत विभाजित है वो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। कितने प्रदेशों में? तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत जो है वो विभाजित है। तो 4 प्राकृतिक प्रदेश में भारत विभाजित है। उत्तराखंड में पाताल तोर कुएं तराई क्षेत्र में। कहाँ पे? तराई क्षेत्र में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देखिए, अगर हिमालय नहीं होता तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव करना होता। तो साइबेरिया कहाँ आ गए? रूस तरफ से। तो रूस तरफ से जो, अगर हिमालय नहीं होती तो रूस तरफ से जो है आपको ये देखने को मिलता। तो इस चीज़ को आप इमेज से समझिए। कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए कि अगर हिमालय नहीं होता तो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये हिमालय का एरिया है। ये हिमालय है, ये यहाँ पर, यहाँ से हिमालय स्टार्ट होती है और ये यहाँ तक हिमालय जाती है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो यहाँ से जो साइबेरियन जो एरिया है आपको, जो रसिया से, तो वहाँ से डायरेक्ट आपको हवा आता है यहाँ पे, मतलब लहर, शीत लहर आपको इधर आपको देखने को मिलता। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी ना कि अगर हिमालय नहीं होता, तो हिमालय नहीं होता तो क्या होता कि साइबेरिया से जो शीत लहर आती वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता। तो यह जो है अपने लोग का जो एरिया है वो बिल्कुल ही ठंड, मतलब शीत लहरें आती, और जो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इतना लहरें, मतलब इतना शीत लहरें आती जो कि कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाता लोग सब। और लोग बर्फ़ बन सकता था, मतलब कहने का मतलब बर्फ़ बन नहीं सकता था, मतलब बर्फ़ें काफ़ी ज़्यादा गिरती थी। अभी तो मान के चलिए फिर भी अपने लोगों का ये मतलब ठीक है, तो शीत लहरें काफ़ी ज़्यादा आती। तो आप समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे चलते हैं।
अच्छा, और ये था कि हिमालय, यहाँ पे पाताल तोर कुएं की बात करें तो ये जो है तराई क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र है। तो इस तराई क्षेत्र में यहाँ पे उत्तराखंड है और यहीं पे पाताल तोर कुएं हैं। क्या है? पाताल तोर कुएं हैं। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण कैसे हुआ? तो भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण, भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण जो है पश्चिमी तट का निर्माण हुआ। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, और ये क्वेश्चन क्या है कि आपको सुमेलित करना है कि दक्कन ट्रेप, तो ये क्रिटेशियस आदि नूतन काल के हैं। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन, अरावली प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा नदी अत्यंत नूतन। तो इस चीज़ को समझिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका जो यहाँ पे टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है अरावली का। तो आप बोलिए क्यों? क्योंकि अरावली जो है ना, ये पुरानी पर्वत माना जाता है, प्री कैम्ब्रियन युग का ही है अरावली पर्वत। तो ये आपको जानना है। अब ये अरावली कहाँ पे है, तो इस चीज़ को आप यहाँ से समझ लीजिएगा। अरावली पर्वत को बहुत ही आसानी से समझिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ को आपको समझना है। हाँ, थोड़ा सा आपको लेट हो सकता है, मतलब। तो आप यहाँ पे देखिए, अरावली जो पर्वत है वो राजस्थान में है, और ये जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल ये इस तरह का ये पर्वत है अरावली। तो राजस्थान में ये इस तरह से एक श्रेणी बनाती है अरावली, और बिल्कुल ही अब पुरानी पर्वत मानी जाती है। तो सबसे नवीन वलित पर्वत जो है वो अपना हिमालय है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ गए होंगे आप। यहाँ पे है केरल, क्वेश्चन यहाँ पे है कि केरल का जो है कुट्टानाड यानी कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसको देखिए, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। एफएओ द्वारा वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत और प्रणाली GIHS द्वारा घोषित। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि इसको धान का कटोरा कहा जाता है, इसको धान का कटोरा कहा जाता है। ये कुट्टानाडु का जो एरिया है उनको धान का कटोरा कहा जाता है। अब चलते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो देखिए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। तो ये देखिए, जी, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो सतत वाहिनी, मतलब कि 12 महीना वो जो है वो मतलब आती रहती है, मतलब बहती रहती है। हिमालय अपनी वर्षा के अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। बिल्कुल, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही जो आपको बारिश होती है। तो मैं मानसून चैप्टर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ही आपको कॉन्सेप्चुअल, आपको पूरा चीज़ पता चल जाएगा मानसून के से। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। बिल्कुल सतत वाहिनी है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय से होता है। देखिए, दोनों क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, दोनों क्वेश्चन में कैसे घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। बिल्कुल, यहाँ से भी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। लेकिन यहाँ पर ना एक ही व्याख्या ये बी नहीं आर नहीं करता, क्योंकि ये मानसून की बात कर रहा है और यहाँ पे नदी की बात हो रहा है, मतलब बहने की बात हो रही है। तो हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत अगर बोल देता ना, तो एक को ना मतलब आर जो है एक ही व्याख्या कर देता, और हिमानियों द्वारा होती है, हिमानियों उसका स्रोत है, उद्गम स्रोत। तो ए आर की व्याख्या करता है, बट यहाँ पर ए आर की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये मानसून की चर्चा है, यहाँ पे नदियों की चर्चा है, तो बिल्कुल अलग चीज़ है। आगे देखिए, हिमालय की रचना समांतर वलयों श्रेणी से हुई है, जिसमें कि प्राचीनतम श्रेणी क्या है? वृहत हिमालय श्रेणी। अब ये वृहत हिमालय श्रेणी को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, हिमालय का जो श्रेणी है ना, हिमालय का जो है श्रेणी अलग अलग टॉपिक में बटा हुआ है। कहने का मतलब है कि आपको काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, आपका जो है मतलब उसके बाद मध्य हिमालय श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है। तो अलग अलग श्रेणी है, तो उस श्रेणी को भी अपने लोग चलेंगे, टॉपिक आएगा तो चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश शिवालिक। देखिए, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा है हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक यानी प्लायोसिन युग में। किस युग में? सेनोजोइक युग में। तो सेनोजोइक युग में कहा जाता है कि अच्छा एक बता दें, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? एक क्वेश्चन बता देते हैं। 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। कितने प्रदेशों में? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, जिसमें उत्तर का पर्वतीय मैदान है, विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटद्वीप है। तो चलिए आगे हम टॉपिक आएगा तो इसको करेंगे। शिवालिक श्रेणियाँ की ऊंचाई की अगर बात कर लीजिएगा तो 850 से 1200 मीटर। कितना? 850 से 1200 मीटर। मात्र 850 से 1200 मीटर है आपका ये शिवालिक का।
आगे देखिए, आगे कि शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र है। गिरिपद की स्थिति का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो यूपी तो नहीं है, यूपी बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड है, सिक्किम है, हिमाचल है। थोड़ा सा मैं आपको मैप से मैं आपको और ज़्यादा बेटर समझा पाऊँगा। तो चलिए थोड़ा सा पहले एक कर लेते हैं, उसके बाद सबको एक तरह से मैप से बताऊँगा। चलिए, हिमालय के तरुण वलित पर्वत साक्ष्य कहाँ मिले हैं? गहरे खड्डे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणी, भूस्खलन के उत्तरदायी तीव्र ढाल, प्रवणता। चलिए, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बता दूंगा। चलिए, यहाँ से आप समझ पाइएगा कि कौन से टॉपिक कहाँ पे है, नहीं है। चलिए, यहाँ पे आपको आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं, ठीक है। तो हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं, तो सबसे पहला जो अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ है, तो सबसे पहला आता है काराकोरम। भाई साहब, काराकोरम कौन? काराकोरम। उसके बाद जो आता है लद्दाख, ये जो श्रेणी आप देख रहे हैं ये है लद्दाख। उसके बाद जो श्रेणी आता है भाई साहब, ये 3 में ये आता है आपको जास्कर, ठीक है। और उसके बाद जो चौथा आता है वो आता है पीर पंजाल। तो याद रह जाएगा ना, KLGP, याद रहेगा भाई साहब, KLGP। तो आप देखिए इस चीज़ को, चलिए तो अब देखिए इस चीज़ को, तो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले कौन सा? काराकोरम, सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, और उसके बाद पीर पंजाल। तो याद रह जाएगा। तो अब इस चीज़ को और थोड़ा सा बढ़िया से समझिए। KLGP याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। इसको और थोड़ा बेटर समझना है, तो थोड़ा सा बेटर समझना है तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं देख लीजिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप श्रेणी आप देख रहे हो, तो इसमें आप ये जो श्रेणी आप देख रहे हो ये काराकोरम है, ये जो श्रेणी आप देख रहे हो ये लद्दाख श्रेणी है, ये जो श्रेणी आप देख रहे हो ये जास्कर श्रेणी है, और ये जो आप देख रहे हो ये पीर पंजाल है, और ये आप देख रहे हो ये ग्रेट हिमालय है। कहा जाता है ग्रेट हिमालय, यानी यहाँ से लेकर के, यानी कहने का मतलब यहाँ से लेकर के पूरब से लेकर के पश्चिम तक ये हिमालय बहुत मतलब बड़ा एरिया में फैला हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो ये शिवालिक हिल है। तो आप समझ रहे हो, और ये आपका नेपाल है। तो आपको समझना है कि कौन कौन सा हिल आपको समझना है। सबसे पहले काराकोरम, और काराकोरम में ही यहाँ पे आप देख रहे हो K2 गार्डविन ऑस्टिन है। उसके बाद आपको लद्दाख रेंज, उसके बाद जास्कर श्रेणी, उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी। तो आप इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। तो हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदू कुश भी है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, और इसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ से कौन कौन सी नदी निकली है। सिंधु नदी निकली है, झेलम, तीस्ता, रावी, सारे चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो पे अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, चूँकि ताकि हम भी मोटिवेट रहें और आपको कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे और कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। चलिए, अभी आपने देखा शिवालिक श्रेणी को। तो शिवालिक श्रेणी का जो 850 से लेकर 1200 मीटर है, ठीक है। शिवालिक श्रेणी है सेनोजोइक युग का, और इसको प्लायोसिन युग भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया। KLGP शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र है, और गिरिपथ की स्थिति में, ये सब चीज़ शायद करवा चुके हैं आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं आपका, सॉरी यहाँ पे थे। चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको समझना है कि लघु हिमालय। तो लघु हिमालय जो है यहाँ पे, तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियाँ का जो श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर, सही क्रम अगर बात करिएगा, देखिए दक्षिण से उत्तर, अगर उत्तर से अगर दक्षिण था, तो उत्तर से दक्षिण में आपका काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर आपका जो है जास्कर, और फिर है पीर पंजाल। लेकिन जब दक्षिण से उत्तर की ओर कहेगा ना, तो दक्षिण से उत्तर की ओर कहेगा तो आपको क्या देना है? तो आपको पहले देना है शिवालिक। तो इसीलिए वो मतलब वो पीर पंजाल, तो पीर पंजाल के निकट क्या था? शिवालिक। उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, ये है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको लघु हिमालय, महान हिमालय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को समझ जाइएगा। देखिए जो लघु हिमालय है, तो लघु हिमालय जो है, अगर सबसे नीचे की बात करिएगा, सबसे काराकोरम जो है, ये सब जो है आपका वृहत हिमालय में पड़ जाता है। किस हिमालय में पड़ जाता है? वृहत हिमालय में। तो थोड़ा मैं दूसरे जो वीडियो मतलब टॉपिक में आप इस चीज़ को कवर कर लूँगा।
लेकिन सोचता हूँ कि इसमें ही कवर कर लूँ। अच्छा चलिए इसी में ही बता देता हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसकी यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हिमालय है वो है आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? तो लिखने में सबसे पहला जो हिमालय है वो है आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ठीक, यानी उत्तर से आ रहे हैं अपने लोग। उसके बाद आपका जो है वो है महान हिमालय। कौन हिमालय? महान हिमालय। उसके बाद बात करेंगे लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। और उसके बाद है शिवालिक। क्या है? शिवालिक। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, शिवालिक। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे कि ये बताइए कि लघु हिमालय किसके बीच में है, तो आपका आंसर क्या होगा? लघु हिमालय किसके बीच में है? तो आपका आंसर होगा कि सर लघु हिमालय जो है, ये लघु हिमालय जो है वो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय दोनों के बीच में है। आपका आंसर सही है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको समझ में फिर कभी कहीं पूछ देगा कि महान हिमालय कहाँ है, तो महान हिमालय ट्रांस और लघु हिमालय के बीच में है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग कहीं ना कहीं रिप्लाई दीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। ये ट्रांस हिमालय, ये महान हिमालय, और ये लघु हिमालय, और ये शिवालिक TMLS। तो TM के बीच में महान हिमालय, M और S यानी महान हिमालय और शिवालिक के बीच में लघु हिमालय। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है सबसे नवीन पर्वत। देखिए सबसे नवीन पर्वत की बात करिएगा तो सबसे नवीन पर्वत वैसे हिमालय है, लेकिन हिमालय का जो शिवालिक चर्चा है तो शिवालिक आप दीजिएगा, सबसे नवीन पर्वत है। और ये नवीन पर्वत मतलब नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अगर यहाँ पे नवीन हो और वलित भी हो तो आपको समझ लेना है कि वलित हमको मारना है। ठीक है, वलित मतलब वलित पर्वत। चलिए आगे है उच्चावच आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए सही क्रम बताइए। देखिए दक्षिण से उत्तर, कहाँ पे? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर की ओर कह रहा है। तो सबसे आप ही बोलिए, तो दक्षिण से उत्तर में यानी सबसे पहले क्या आता था? धौलाधर, फिर आता था जास्कर, फिर आता था लद्दाख, फिर आता है काराकोरम। अब दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब कहने का मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो नीचे से ऊपर में आ जा रहे हैं तो एक यहाँ पे तो आपको पता है शिवालिक, तो जो धौलाधर है और शिवालिक है बिल्कुल नज़दीक में है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे शिवालिक भी लगा दोगे तो कोई बात नहीं, शिवालिक होना चाहिए। फिर जास्कर, आपको KLGP याद है ना? KLGP, हम जी ही याद है इसीलिए मैं आपको जी या जेड जो भी आप समझिए। तो आपको देखिए, तो अगर ये KLGP यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। तो काराकोरम आपका ये देखिए, यहाँ पे आपका ये देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये धौलाधर। तो ये जो है ना ये उत्तर से दक्षिण की ओर है, ये साइड है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आपको बस एक KLGP याद करना है। तो KLGP यह समझिए कि उत्तर से दक्षिण की ओर है। और जब इसको दक्षिण से उत्तर की ओर बोलेगा, क्योंकि सवाल में क्या है देख लो, सवाल में क्या है? सवाल में है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो उसका बिल्कुल उल्टा कर देना है। ये LG और P, तभी ये पीर पंजाल धौलाधर बिल्कुल नज़दीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलाधर, याद हो गया होगा। चलिए आगे देखिए बिल्कुल ये आपको समझना है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत की बात, उत्तर दिशा की ओर, फिर मैं बता दूं उत्तर की ओर तो KLGP। तो उत्तर की ओर तो मतलब नीचे से आपको है, सबसे पहले उत्तर की ओर कहेगा तो पहले पीर पंजाल, ठीक, उसके बाद आपको जास्कर, फिर आपको लद्दाख, फिर काराकोरम, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे है हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का क्रम बताइए। पूर्व से पश्चिम यानी कहने का मतलब है, अभी आप समझिएगा कहाँ पे? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। अब इसको कैसे समझिएगा कि पश्चिम, पूर्व से लेकर पश्चिम में कहाँ पे क्या है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ऐसे समझिए। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो सबसे पहले कंचनजंगा, क्या है? सबसे पहले कंचनजंगा, ठीक है। उसके बाद मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर नंदा देवी, फिर नंगा पर्वत। तो आपका क्या क्वेश्चन था, आपको पता है? आपका क्वेश्चन था कि कंचनजंगा, पहला आपका क्वेश्चन था कंचनजंगा, तो कंचनजंगा आपका हो गया। दूसरा आपका जो मतलब जाएंगे हम लोग पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व से
पश्चिम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पूरब, क्रम, पश्चिम, पश्चिम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कंचनजंगा हो गया, और कंचनजंगा से आप लोग क्या बात कर रहे थे, एवरेस्ट, उसके बाद एवरेस्ट हो गया, और उसके बाद इसको बढ़िया से और समझिए, चलिए इसको समझिए। सबसे पहले तो आपका क्या हो गया, कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा के बाद आपका क्या हो गया, एवरेस्ट, ठीक है। उस एवरेस्ट के बाद आपका क्या हो गया, अन्नपूर्णा, वो भी सही है, क्रम सही जा रहा है। फिर उसके बाद अन्नपूर्णा के बाद क्या हो गया आपका, धौलागिरी। तो अब ये समझ में आ गया, तो अब फिर से समझिए। और सबसे अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, सबसे पहले नामचा बरवा, क्या नाम है, नामचा बरवा। तो आपका जो क्वेश्चन था उसके अनुसार से मैं आपको बता दिया। सबसे पहले आपको कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। लेकिन एक क्रम में सबको याद कर लेना है, नामचा बरवा, बोलिए, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी और नंगा पर्वत, बिल्कुल सही है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई टॉपिक है तो आप लोग ज़रूर बोलोगे सर उस टॉपिक को करवा दी। चलिए, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बोलिएगा। चलिए यहाँ पे अब आगे क्या है, देखिए आगे एक उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीन पर्वत है पटकाई श्रेणी, क्या हिमालय की ही सबसे नवीन श्रेणी है यहाँ पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नागालैंड, उसके बाद कर लेते हैं नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में पटकाई पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो पटकाई पहाड़ियाँ आपका हो गया त्रिपुरा में। कहाँ पे है, त्रिपुरा में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, जैसा कि आपको पता है। कश्मीर घाटी है वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य के, फिर आ गया कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी कहाँ है, वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। कहाँ है, वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर हिमालय है। अब बात करते हैं भाई साहब, चीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, चीन की बात करेंगे। और ये जो है ना, मेरा अपना लोग का जो एरिया हड़प लिया हुआ है, तो उसकी बात करेंगे। तो देखिए अक्साई चीन कब किसका भाग है, लद्दाख पठार का, लेकिन वो चाइना वाला बोलता है मेरा है। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,850, लेकिन वर्तमान में आप एनसीईआरटी के और जो थ्रू, मतलब कहने का मतलब है अपन लोग एससीईआरटी के थ्रू जा रहे हैं, तो उसके अनुसार 8,848 ही लेना है। हिमाचल पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। देखिए अगर बात कर ले हिमाचल प्रदेश, तो वो मध्य हिमालय के बीच में है। तो इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े तो दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ। अगर दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ की बात करेंगे तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत अगर बात है तो वो है आपका अरावली। कौन सा है, अरावली। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में अरावली कहाँ पे है, तो राजस्थान में, जैसे कि मैप में पहले बता चुके हैं। अरावली श्रेणियाँ की आयु है 570 मिलियन वर्ष पूर्व। देखिए 570 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी बहुत पुरानी पहाड़ी है अरावली। रेजिडुल पर्वत कहाँ है, अरावली में ही एक पर्वत है, उसका नाम है रेजिडुल पर्वत। तो उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमोडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमोडी। तो उसको भी मैं चलूँगा, थोड़ा सा मैं इसके बता देता हूँ। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, मैं तीनों क्वेश्चन को मैं आपको मैप से बताऊंगा। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य है सतपुरा श्रेणी। तो चलिए सतपुरा श्रेणी, अन्नाईमोडी, अरावली, तीनों को जो है एक अच्छे टॉपिक्स में करके समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप समझिए कि ये आपका जो है राजस्थान का मैप है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल राजस्थान का मैप है। आप इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये जो आपका जो श्रेणी है, बिल्कुल जो अरावली श्रेणी है, राजस्थान को बीचों बीच आपको बांट देती है। थोड़ा मैं कलर अलग ले लेता हूँ। चलिए, तो राजस्थान को बिल्कुल दो भागों में बांट देती है अरावली श्रेणी। तो इस चीज़ में क्या फ़ायदा है, इसमें क्या है कि ये जो श्रेणियाँ हैं अरावली, बिल्कुल बहुत पुरानी श्रेणी है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, चूँकि मैं बीपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो हमको पता है कि इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी में कौन जिला नहीं पड़ता है। तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सब नहीं पड़ता है। अरावली श्रेणी में राजधानी पड़ जाता है। देखिए जयपुर जो है वो राजधानी पड़ जाता है। तो क्वेश्चन में ये रहता है कौन श्रेणी पड़ता है, मतलब अरावली प्रदेश में कौन जिला पड़ता है, तो जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, आपका जो सिरोही, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये सब जिला जो है अरावली पर्वत श्रेणी से सटा हुआ है। ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, ये सब नहीं रहता है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। तो अरावली पर्वत श्रेणी बहुत ही पुरानी पर्वत है। इस चीज़ को आपको समझना है। ऑप्शन में ये रहता है अरावली पर्वत श्रेणी से रिलेटेड चीज़। तो आप
उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ में आ गया होगा। अगर हिमाचल जो है वो तो मध्य हिमालय का ही है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी को आपको इग्नोर नहीं करना है। अरावली पर्वत श्रेणी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें और बता देता हूँ। तो अरावली पर्वत श्रेणी कितना मिलियन वर्ष पूर्व है? 570 मिलियन वर्ष पूर्व ये जो है पर्वत है, और प्राचीनतम पर्वत है, भारत की प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत है। इस चीज़ को आपको समझना है, और ये राजस्थान में है, ये भी आपको समझना है। चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए, तो दूसरा ये क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं। तो बिल्कुल अन्नामलाई की पहाड़ियाँ ये आपको इस पॉइंट पे, इस एरिया में आपको मिल जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो अगर और उसके नीचे हैं आपको कार्डेमम की पहाड़ियाँ। तो किसकी पहाड़ियाँ हैं? कार्डेमम की पहाड़ियाँ यहाँ पे, और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ यहाँ पे। तो मैं इसको आपको मैं जूम करके भी मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आपको अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। तो थोड़ा सा और आप देखिए, जूम आपको पता चल जाएगा यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं। तो देखिए, ये आपको केरला रीजन में पड़ जाता है अन्नामलाई, और यहाँ पे, और दोनों इधर तमिलनाडु हो गया और ये केरला हो गया। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा समझिएगा। तो ये जो है नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत, और इधर ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपको इसी पॉइंट पे आकर के मिल जाती है। यानी ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये हो गया पश्चिमी घाट। ये जो आप देख रहे हो, ये हो गया पश्चिमी घाट, और इधर से जो ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी भी है। ठीक है, यहाँ पे और सारी पहाड़ियाँ हैं, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उसका नाम है जवादी पहाड़ी नाम है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कार्डेमम की पहाड़, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कार्डेमम की पहाड़ियाँ, आपको यहाँ पे कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, केरल में, बिल्कुल केरल में। उसके बाद करूँ यहाँ पे, ये जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये सेवराई की पहाड़ियाँ हैं, और ये जो पहाड़ी देख रहे हैं ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। और इसके बाद अगर आप देख रहे हो ये नीलगिरी पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? नीलगिरी। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। ये है कार्डेमम, क्या है? कार्डेमम की पहाड़ियाँ केरल में। ठीक, ओके। और ये तमिलनाडु में है सेवराई की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? सेवराई की पहाड़ियाँ। तो कार्डेमम भाई साहब, सेवराई भाई साहब। और ये जो कौन है भाई? तो ये है आपका नीलगिरी। क्या है ये? नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी। तो नीलगिरी है, और मतलब ये नीलगिरी नहीं है, ये अन्नामलाई होगी। यहाँ पे काट लीजिएगा, ये नीलगिरी नहीं होगा, ये नीलगिरी आपका, ये नील नहीं, अन्नामलाई। ये कौन हो गया? अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई। ठीक, और ये जो आप देख रहे हो ये है आपका नीलगिरी। तो समझ रहे हैं? ठीक है, ये नीलगिरी। तो मैं आपको फिर से बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका यहाँ जो पहाड़ी है, कार्डेमम की पहाड़ी, यहाँ जो पहाड़ियाँ आपको दिखेंगे तमिलनाडु में, सेवराई की पहाड़ी और कार्डेमम पहाड़ी। सेवराई पहाड़ी के आगे जाइएगा थोड़ा सा आगे, तो अन्नामलाई की पहाड़ी, और उसके बाद ये है नीलगिरी। क्या है ये? नीलगिरी। तो इस चीज़ को यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर एक दोदा बेटा करके हैं, जो कि सबसे ऊंचा, मतलब चोटी है। दोदा बेटा करके सबसे ऊंचा चोटी है। तो आप समझ रहे हो। अब अगर सेवराई की पहाड़ियाँ पूछेगा तो आप लोग क्या बोलोगे? तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास स्थित है, और 50 वर्ग किलोमीटर का, ये जो 50 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, 50 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो ये मतलब सेवराई की पहाड़ी याद हो जाएगा आपको, सेवराई की पहाड़ी। और अगर मैं बात करूं, और मैं जो भी टॉपिक है मैं उस चीज़ को मैं आप लोग को और बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन और आता है सतपुरा पहाड़ी। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है सतपुरा पहाड़ी। इस चीज़ को हटाइए। देखिए यहाँ पर आपको पहाड़ी मैं बता देता हूँ, नर्मदा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है सतपुरा पहाड़ी। ठीक है, और ये सतपुरा पहाड़ी है, और ये नर्मदा नदी गई। ये कौन नदी? नर्मदा नदी। और ये ताप्ती नदी। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के बीच में है सतपुरा पहाड़ी। तो आप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, तो ये समझ में आ गया होगा। ये है आपका सतपुरा पहाड़ी, ये। ठीक है, और ये जो है आपका नर्मदा नदी, और ये जो है आपका ताप्ती नदी। तो सतपुरा पहाड़ी इधर भी है, विंध्याचल वगैरह है, उस पर भी चलेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत है,
और इसको बिल्कुल शेयर करिए, ताकि जो भी कंटेंट हो, मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जो बनाया वो कंटेंट, मेरे हिसाब से तो मैंने अपना बेस्ट दिया। और इसको शेयर करिए प्लीज़, क्योंकि अगर ज़्यादा शेयर होगा तो मैं इस 30 दिनों में मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स लाऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल फ़ायदा देगा। जितना शेयर हो सके करिए, और ये शेयर आपको हर एक स्टूडेंट में करना पड़ेगा आपको, चाहे वो 10th हो, 9th हो, या कोई भी। चूँकि हम चाहते हैं कि मैं इसको और आप लोगों को फैलाव करूँ, चूँकि मेरा ये चैनल बिल्कुल नया है। तो प्लीज़ शेयर करिए, शेयर करिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद सबको।